रीट की तैयारी को समर्पित जितने भी जो अभ्यर्थी हैं उनका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सामाजिक विज्ञान के इस प्रश्न पत्र में 60 मुख्य प्रश्नों के साथ 60 अन्य प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 100 से भी ज़्यादा प्रश्न हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अतः इस वीडियो में आपके एसएसटी से संबंधित 100 से भी ज़्यादा प्रश्न हैं वो हल हो जाएंगे। और आने वाले रीट के प्रश्न पत्र को ध्यान में रखते हुए जितने भी जो प्रश्न हैं वे सभी बिंदुवार आपके सिलेबस के अनुसार लिए गए हैं। बाकी आपको वीडियो देखने से स्वयं को पता चल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिल सकें। और आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में पूछा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना है वो कब की गई, वह किसने की? तो सर जॉन मॉर्शल 1899, 1861 में कनिंघम ने, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। प्रश्न का सही उत्तर 1861 में कनिंघम ने। ऋग्वेद के नदी सूक्त में किस नदियों का उल्लेख है? दूसरे प्रश्न में पूछा है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में किस नदियों का उल्लेख है? जिसमें पूर्व में गंगा का उल्लेख है वह पश्चिम में किस नदी का उल्लेख है? विपाशा व्यास नदी, कुंभा काबुल नदी, विश तथा झेलम नदी और परुशनी रावी नदी। तो इसमें कुंभा और काबुल नदी है, इसका पश्चिम में ऋग्वेद के नदी सूक्त में उल्लेख है। बाकी इसमें जितने भी जो नदियाँ हैं उनके उपनाम भी दिए गए हैं जो आपको याद जरूर करने हैं। तीसरे नंबर के सवाल में किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? कि ऋग्वेद में किस वेद में पृथ्वी को माता के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन में दिया है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो प्रश्न का सही उत्तर अथर्ववेद। अथर्ववेद में पृथ्वी को माता के रूप में स्वीकार किया गया है। चौथे नंबर के सवाल में पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार की स्थिति थी पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, पुत्रसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक दोनों। तो प्रश्न का सही उत्तर मातृसत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता में माता को परिवार में प्रधान माना जाता था। पांचवें नंबर के सवाल में है कि 3 पुरुषार्थों का संबंध मनुष्य के सांसारिक जीवन से है, जबकि चौथे पुरुषार्थ का संबंध कि मनुष्य के पहले 3 पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम, उनका तो सांसारिक जीवन से वास्ता है, जबकि चौथे पुरुषार्थ का संबंध पूछा है हमारे को। तो ऑप्शन 1 में दिया है कि गृहस्थ नीति नियम से, चारित्रिक शुद्धता से, आध्यात्मिकता से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, उसका आध्यात्मिकता से संबंध है। बाकी 6 नंबर सवाल में आगे पूछा है कि मौर्य काल में उपदा परीक्षण क्या था? इसमें ऑप्शनों में दे रखे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से पूर्व उनकी योग्यता व चरित्र को परखना, दुर्बल शासकों को युद्ध में शामिल करने से पहले दिलाई जाने वाली शपथ, युद्ध व हिंसा द्वारा विजय प्राप्त करने के नीति नियम, प्रशासक द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान व यज्ञ विधान। तो मौर्य काल में जो उपदा परीक्षण था वो प्रशासनिक और अधिकारियों की नियुक्ति से पूर्व उनकी योग्यता व चरित्र को परखना था। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही उत्तर होगा। 7वें नंबर के सवाल में पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? शीलभद्र ने, स्कंदगुप्त ने, श्रीगुप्त ने और कुमारगुप्त फर्तम ने। तो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका निर्माण है वो कुमारगुप्त फर्तम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट। आगे 8 नंबर के सवाल में पूछा है कि हर्ष के काल के बारे में क्या सही नहीं है? हर्ष के काल है उसके बारे में पूछा था कि हर्ष 606 में गद्दी पर बैठा था और 647 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा था। तो इसमें पूछा है कि उसके काल के बारे में क्या सही नहीं है? प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन 640 ईस्वी में। हर्ष प्रारंभ में सेव था, तत्पश्चात वह महायान बोध की ओर प्रवृत्त हुआ। हर्ष की उपाधियां परम भट्टारक, महाराजाधिराज, सकलोत्तरायेश्वर, एकाधिकार चक्रवर्ती, सार्वभौम परमेश्वर थी। हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन 643 ईस्वी में हुआ था, न कि 640 ईस्वी में। तो ये इसमें सही नहीं है, तो ये इसका उत्तर है। फिर है गुप्तकालीन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त फर्तम ने वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को प्रोत्साहित किया था। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त ने धर्मानुसार अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। कुमारगुप्त फर्तम के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो गुप्तकालीन व्यवस्था में जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही नहीं है। इसमें जो चीनी यात्री फाहियान है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। बाकी जितने भी जो ऊपर के 3 ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3 है वो सबके सब सही हैं। तो 8 नंबर और 9 नंबर सवाल में एक साथ में 8 सवाल हैं वो आपके तैयार हो गए हैं। 10 नंबर के सवाल में इंडोनेशिया का अर्थ पूछा है कि इंडोनेशिया का शब्द का क्या अर्थ है? नदी व झीलों का देश, भारतीय द्वीप, प्राचीन आर्य सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत का नगर। तो भारतीय द्वीप इसका सही उत्तर होगा। अगले 11 नंबर के सवाल में पूछा है कि भारत की उद्देशिका प्रस्तावना के अंतर्गत नीचे दिए गए शब्दों का सही क्रम। भारत की उद्देशिका का जो प्रस्तावना है उसमें शब्दों के क्रम दे रखे हैं और उनको सही क्रम के अनुसार आपको सजाना है। तो
पंथ निरपेक्ष, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इस प्रकार के शब्द दे रखे हैं। इनको सही क्रम में सजाना है, तो इसमें सही क्रम में सजाया हुआ ऑप्शन नंबर 3 में है। संप्रभुत्व, संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इसका सही क्रम होगा प्रस्तावना के शब्दों का। आगे के 12 नंबर के सवाल में पूछा है कि निम्नलिखित कूटों का मिलान करना है हमारे को। कूट फर्स्ट का कूट सेकंड से मिलान करना है, तो इसमें 1, 2, 3, 4 नीचे कूट दिए हुए हैं। उनमें अपराधों के लिए दोष सिद्ध संरक्षण, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, बंदी में संरक्षण और मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक। तो आपको इनका मिलान करना है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध संरक्षण है, वो अनुच्छेद 20 में है। जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण है, वो अनुच्छेद 21 में है, डी में है। और बंदी संरक्षण में अनुच्छेद 22 में है। और मानव के क्रय विक्रय बेगार पर, यानी कि मानव की तस्करी नहीं की जा सकती, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है। तो इसमें ऑप्शन है इसमें 1 नंबर ऑप्शन है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर 13 नंबर के सवाल में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी हैं, कोई संबंधी नहीं है, उपयुक्त सभी। तो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, ये इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1। 14 नंबर के सवाल में पूछा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1979, 1989, 1969 और 1959। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, 1989। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे कुछ कथन दिया गया है और उसमें से पूछा है कि कौन सा कथन है वो सही है। राज्य की शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। राज्य का अपना कोई धर्म या पंथ नहीं है, वह सभी धर्मों और पंथों को बराबर सम्मान देता है। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये सब के सब ऑप्शन हैं, ये सभी सही हैं कि जो राज्य की शिक्षण संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, राज्य का अपना कोई भी धर्म और पंथ नहीं है, और धार्मिक शिक्षा के लिए किसी व्यक्ति को कहीं किसी कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 16 नंबर के सवाल में हमारे सामने है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में 56 का मैदान किन जिलों में स्थित है, जिसको माई का मैदान भी कहते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व झालावाड़। तो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा 3 नंबर ऑप्शन, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। 17 नंबर के सवाल में राजस्थान की जनगणना 2011 के संबंध में क्या सही है? राजस्थान की जो जनगणना है उसके 2011 के संबंध में एक कथन है वो सही नहीं है, उसका हमारे को चयन करना है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग अकेले जयपुर में रहता है। जैसलमेर में राज्य की 4% से भी कम जनसंख्या पाई जाती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है और राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात 888 है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर नहीं है जनगणना 2011 के संबंध में, वो 2 नंबर ऑप्शन में नहीं है। जैसलमेर में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या है वो पाई जाती है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 1915 में बूंदी के किस स्थान पर खोला गया? कि राज्य का पहला जो सीमेंट कारखाना है वो सन 1915 में बूंदी के एक स्थान का नाम बताना है जहाँ पर वो खोला गया। इंद्रगढ़, लाखेरी, केशवरायपाटन, बांसी, दुगारी। तो लाखेरी बूंदी में पहला सीमेंट कारखाना खोला गया था। राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान का जो जलीय अफवाह तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है, ये हमारे से पूछा है। तो उसको 3 भागों में है वो बांटा गया है। फिर आगे के 20 नंबर के सवाल में इन नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और उनमें से हमारे को ये पूछा है कि जो सही कथन नहीं है उसका हमारे को चयन करना है। राज्य में प्राकृतिक गैस का खनन जैसलमेर में किया जाता है। रॉक, फॉस्फेट, चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। धरातल का ऊपरी खनन आखनन कहलाता है। झारखंड के बाद भारत में सर्वाधिक खनिजों का भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन नहीं है वो झारखंड के बाद भारत में सर्वाधिक खनिजों का भंडार राजस्थान में पाया जाता है। तो ये इसमें सही नहीं दिया। कर्नाटक की जगह राजस्थान होगा तभी ये प्रश्न का उत्तर है वो सही हो पाएगा। इसलिए इस प्रश्न में 4 प्रश्न हैं वो आपके तैयार हो चुके हैं। आगे के सवाल में हम देखते हैं कि राजस्थान के किस किले का निर्माण मौर्य वंशी शासक चित्रांगद मौर्य ने 7वीं सदी में करवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कि चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था। 22 नंबर के सवाल में पूछा है कि निम्न युग्मों से जो सुमेलित नहीं है वह है ललित कला अकादमी जयपुर, भारतीय लोक कला मंडल जोधपुर, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। तो इन ऑप्शनों में जो सही नहीं है
वो है भारतीय लोक कला मंडल है, वो जोधपुर में न होकर उदयपुर में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है वो इसमें गलत है। राजस्थान के एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे, इनमें से कौन सा नहीं है? नीमराणा, लावा, कुशलगढ़, आवा। तो आवा आपको पता है कि आवा एक रियासत थी, बाकी नीमराणा, लावा और कुशलगढ़ 3 ठिकाने थे, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें बाहर हो जाएगा। प्यारे राम नामक साधु की हत्या का आरोप लगाते हुए केसरी सिंह बारट ने 20 वर्ष की सजा सुनाते हुए कहाँ की जेल में कैद किया गया था? तो केसरी सिंह बारट है उसको 20 साल की सजा सुना दी थी, एक साधु था प्यारेलाल नामक, उसकी हत्या के आरोप में। तो बरेली की जेल, टाटगढ़ की जेल, हजारीबाग की जेल और सेलुलर जेल अंडमान निकोबार, तो इनको बिहार की जो हजारीबाग की जेल है उसमें 20 साल के लिए कैद किया गया था। आगे के 25 नंबर सवाल में पूछा है कि कौन सा कथन राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित सही नहीं है? आहड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की कांस्य युगीन संस्कृति का केंद्र था। आहड़ सभ्यता बेड़च बनास की घाटियों में विकसित हुई थी और यह संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है। और बालाथल सभ्यता के निवासियों में तांबा धातु की जानकारी नहीं थी। चंद्रावती सभ्यता के अभिलेख तथा ताम्रपत्र अब माउंट आबू संग्रहालय में सुरक्षित हैं और यह परमार शासकों की राजधानी थी। तो इसमें जो सही ऑप्शन नहीं है उसको हमारे को चयन करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही नहीं है। बालाथल सभ्यता के निवासियों को तांबा धातु की जानकारी नहीं थी, ये इसमें सही नहीं है कि बालाथल सभ्यता के जो निवासी हैं उनको तांबा धातु की जानकारी भी थी, ये सही उत्तर है। 26 नंबर के सवाल में पूछा है कि नीचे दिए गए कूटों का आपस में मिलान कीजिए, कि नीचे कुछ कूट दिए गए हैं और उनका आपस में मिलान करना है। भारत के संदर्भ में और परसेंटेज में पूछा है कि भारत के कि जो क्षेत्रफल है उसमें इन स्थानों का कितना कितना परसेंटेज है। जैसे पर्वतीय भाग है तो पर्वतीय भाग भारत के क्षेत्रफल में 10.5% अपना हिस्सा रखते हैं। जो छोटी मोटी जो पहाड़ियाँ हैं वो पहाड़ियाँ 18.6% भाग में अपना रोल रखती हैं और पठारी भाग है वो 27.7% भाग पर फैले हुए हैं और मैदानी भाग है वो 43% भाग पर भारत के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आगे 27 नंबर के सवाल में पश्चिम बंगाल में आंधी तूफानों को क्या कहा जाता है? तो आंधी तूफानों को पश्चिम बंगाल में किस नाम से पुकारा जाता है? ये प्रश्न है कि काल बैसाखी, आम्र वर्षा, फूलों की बौछार और चेरी ब्लॉसम। तो काल बैसाखी है उसको पश्चिम बंगाल में आंधी तूफानों को कहा जाता है। 28 नंबर में सवाल पूछा है कि मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि जीव जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। एशियाई डॉल्फिन, घड़ियाल, जलीय सर्फ और लाल पांडा। तो घड़ियाल है वो एकमात्र मगरमच्छ की प्रजाति का ऐसा जीव है जो भारत में पाया जाता है। किन वनों को दलदली वन भी कहा जाता है? और ये वन महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि प्रायद्वीपीय नदियों के मुहानों में पाए जाते हैं। नदियों के जो तट हैं आसपास के वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इस प्रकार के पेड़ों को यानी कि हमारे को छांटना है कि वो इनमें से कौन से हैं। पतझड़ी, मानसूनी वन, शुष्क वन, सदाबहार वन और जवारी वन। तो जवारी वन है, इनको दलदली वन भी कहते हैं और ये प्रायद्वीपीय नदियों के मुहानों में भी पाए जाने वाले वन हैं। 30 नंबर के सवाल में पूछा है कि भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में जो कथन असत्य है वह है। दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई 4801 मीटर तथा ऊंचाई 61 मीटर है। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के मध्य स्थित है। तो इसमें जो भारत की नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके बारे में जो सत्य कथन नहीं है उसका हमारे को चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वो सत्य नहीं है। दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है, न कि बिहार की। 31 नंबर में मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? जब मूल संविधान लिखा गया था तब उसमें लोकसभा की जो सदस्य संख्या थी वो कुल कितनी निर्धारित की गई थी? तो वो थी 500। 32 नंबर के सवाल में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात लिखी हुई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? 52, 53, 54 और 55। तो प्रश्न का राइट उत्तर 52। फिर आगे 33 नंबर के सवाल में पूछा है कि प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में क्या असत्य है? प्रधानमंत्री और उसके कार्य शक्तियाँ उनके बारे में जो असत्य कथन है उसका हमारे को चयन करना है। अपना पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व और मंत्रिमंडल की समस्त कार्रवाई का संचालन करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को व्यवहारिक रूप से मानने के लिए बाध्य नहीं है। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद व गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। तो इसमें आपको प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में जो असत्य कथन है वो है इसमें ऑप्शन नंबर 3। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को व्यवहारिक रूप से मानने के लिए बाध्य नहीं होगा,
इसमें बाध्य है होगा। फिर 34 नंबर के सवाल में वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय और वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से की जाती है कि उनको वरिष्ठता के क्रमांक के अनुसार ही उनकी नियुक्ति की जाती है और जिसके अनुसार वे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वह ऑप्शन खाली छोड़ा गया है और पूछा गया है कि कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करते हैं। ऑप्शन में 2, 4, 5 और 3 दे रखे हैं, तो इसमें सही उत्तर 4 होगा कि एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलकर ही राष्ट्रपति को एक नाम है वो प्रस्तावित करते हैं। 35 नंबर के सवाल में पूछा है कि ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच को पद ग्रहण के 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने का प्रावधान है और यह अविश्वास प्रस्ताव निर्वाचित सदस्यों के कितने बहुमत से पारित होना चाहिए। 3/4 बहुमत से, 2/3 बहुमत से, 1/3 बहुमत से, बहुमत के बगैर हटाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है वो 3/4 बहुमत से होगा। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के समय 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण का सामना करने वाले महाराणा उदय सिंह के सेनापति हैं कि 1567 में जब वह अकबर ने महाराणा उदय सिंह पर हमला किया था तो उस समय उसके 2 सेनापतियों ने बड़ी वीरता दिखाई थी और वो सेनापति कौन थे उनका नाम पूछा है। अलाउद्दल, जेता कुपा, जयमल फत्ता और नापा और पुंजा। तो जयमल और फत्ता हैं वो महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे जिन्होंने वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा के किले पर गजारूढ़ प्रतिमा भी इनकी बनाई थी। 37 नंबर के सवाल में पूछा है कि नीचे कुछ कथन दिए गए इनमें से जो सही है उन्हें अलग कीजिए। सिर्फ सही कथनों का ही हमारे को चयन करना है। 5 कूट दिए हुए हैं और उनमें से पहला है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को दिल्ली पहुंचा था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड इरविन ने रखा था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। उसके 3 सदस्य पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टैनफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। तो इस में हमारे को ये बताना है कि इनके कौन कौन से कथन हैं वो सही हैं। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, इसे दिल्ली पैक्ट कहते हैं, ये सही है। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था, ये भी सही है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को दिल्ली पहुंचा था, इसमें दिल्ली नहीं पहुंचा था, ये मुंबई पहुंचा था, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन गलत है। 4 नंबर ऑप्शन में 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड इरविन ने नहीं लॉर्ड लिलिंथको ने रखा था, तो इसके कारण ये भी गलत हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, इसके 3 सदस्य पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टैनफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। तो सही उत्तर होगा 1, 2 और 5 कूट हैं। 1, 2 और 5 कूट यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है, ये इसका सही उत्तर होगा। आगे के 38 नंबर के सवाल में हमारे को कूट फर्स्ट से कूट सेकंड का मिलान है वो करना है और कुछ समाजों के नाम दे रखे हैं और सामने उनके व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, इनको आपस में मिलान करना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की और वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 ईस्वी में, ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित 1843 में किसने किया और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की। सामने व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, हमारे को इनको आपस में मिलान करना है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, तो डी ऑप्शन सही। ब्रह्म समाज है 1843 में, ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। और आत्माराम पांडुरंग है, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की थी। तो इन कूट को आपस में आप मिलान करके देख लेना, वही उत्तर इसका राइट होगा। 39 नंबर के सवाल में आप पूछा है कि क्रांतिकारी और उनके स्थानों की 1857 की क्रांति से जो संबंधित नहीं है वह है कि एक साइड में क्रांतिकारियों के नाम दे रखे हैं, दूसरी साइड में जो क्रांतिकारी हैं उनके कार्यस्थलों के नाम दिए हुए हैं। अपने को इनके जो सही स्थान से संबंधित जो क्रांतिकारी नहीं है उसका अलग चयन करना है। बहादुर शाह जफर पश्चिम बंगाल, बेगम हजरत महल अवध, कुंवर सिंह आरा बिहार, मौलवी अहमदुल्ला रोहेलखंड। तो इसमें बहादुर शाह जफर है वो दिल्ली से संबंधित थे, इसलिए ये इसमें अलग हो जाएगा। आगे 40 नंबर के सवाल में हमारे को पूछा है कि चैतन्य महाप्रभु किस आराध्य देव के बहुत बड़े उपासक थे। तो चैतन्य महाप्रभु हैं जो पश्चिम बंगाल से अपना संबंध रखते थे, ये भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे। 41 नंबर के सवाल में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन असत्य हैं उन्हें अलग कीजिए। कुछ कथन है इसमें असत्य कथन है उसको हमारे को अलग करना है। जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध को पारितंत्र कहते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को वरिष्ठी छाया प्रदेश कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का 20.95% और आर्गन का 0.93% भाग पाया जाता है और सौर मंडल को शांत मंडल भी कहते हैं। तो हमारे को ये बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसमें सही नहीं है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को वरिष्ठी छाया प्रदेश कहते हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्र को वरिष्ठी छाया
प्रदेश है वो कहते हैं, तो इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। बाकी ऑक्सीजन है वो 20.95% पाई जाती है वायुमंडल के अंतर्गत, और ऑर्गन है 0.93% भाग। सौमंडल को शांत मंडल भी कहते हैं, और जैविक और अजैविक पर्यावरण के पारस्परिक तंत्र संबंध को पारितंत्र कहते हैं। 42 नंबर सवाल है, उसमें वायुमंडल की कुल जल वाष्प का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों से प्राप्त होता है, कि वायुमंडल में पाई जाने वाली जो जल वाष्प है उसका कितना परसेंटेज भाग महासागरों से प्राप्त होता है। 40%, 60%, 80%, 90%। तो सही उत्तर 80%। कौन सी चट्टानों को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं और तीनों प्रकार इस ऑप्शन में दिए गए हैं। उनमें से ये पूछा है कि कौन सी चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं? कायांतरित चट्टानें, अवसादी सेल, आग्नेय सेल, उपयुक्त सभी। तो आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 44 नंबर के सवाल में भारतीय कृषि के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय कृषि है और उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों के बारे में हमारे को पूछा है कि जो सही नहीं है उसको हमारे को अलग करना है। भारत में चावल की 3 फसलों अमन शीतकालीन, ओस सर्दकालीन और बोरो ग्रीष्मकालीन का उत्पादन किया जाता है। ये चावल की 3 फसलें हैं, किस्म भी हैं जिनके इसमें नाम दिए गए हैं, और आपको ये याद भी रखना है कि अमन, ओस और बोरो हैं, ये कब कब बोई जाती हैं और कौन कौन सी ऋतुओं से संबंधित है। देश में कपास उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। उड़द, गन्ना व सोयाबीन खरीफ की फसलें हैं, अलसी, इसबगोल और अफीम रबी की फसलें हैं। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो 2 नंबर ऑप्शन है। देश में कपास उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम स्थान गुजरात का है। बाकी तीनों ऑप्शन हैं वो सही हैं। तो इस तरह से ये 4 सवाल हैं वो आपके तैयार हो चुके हैं। आगे 45 नंबर के सवाल में देश के कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 90% भाग इन 4 राज्यों से प्राप्त किया जाता है। देश में 4 स्टेट इस प्रकार के हैं जहां पर पेट्रोलियम है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो उन 4 स्थानों का चयन हमारे को करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। सबसे ज़्यादा असम में, उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर राजस्थान। उसके बाद में 46 नंबर सवाल है। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आपके रीट में जो सामाजिक ज्ञान SST का जो पेपर होगा उसमें कुल 60 सवाल आएंगे, और 60 सवालों के अंतर्गत 50 सवाल आपके जीके से संबंधित होंगे, और 10 सवाल हैं वो सामाजिक ज्ञान के मेथड और उसके शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उनके अंतर्गत पहला सवाल आ रहा है, 46 नंबर सवाल है, वो पूछा है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री अप्रक्षेपित है? शिक्षण सहायक सामग्री प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित 2 टाइप की होती हैं। तो उसमें अप्रक्षेपित सामग्री है वो हमारे को पूछा है। फिल्म, स्लाइड, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर और श्यामपट्ट। तो इसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड और फिल्म स्ट्रिप ये तो प्रक्षेपित सामग्री है, जबकि श्यामपट्ट है वो अप्रक्षेपित सामग्री है। 47 में ब्लूप्रिंट का दूसरा नाम क्या है? ब्लूप्रिंट, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लूप्रिंट तभी बनाते हैं कि किसी प्रश्न पत्र को बनाते समय उसमें कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कितने लघुरात्मक, कितने अति लघुरात्मक प्रश्न लेने हैं, और कौन कौन से प्रश्न किस किस इकाई से लेने हैं, और कितने कितने नंबरों के लेने हैं। तो उससे संबंधित एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाता है। और हमारे को यहाँ पर ये पूछा है कि ब्लूप्रिंट है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है वो आधार पत्र के नाम से भी हम इसको पुकारते हैं। आगे 48 नंबर के सवाल में पूछा है कि सामाजिक अध्ययन की कौन सी विशेषता नहीं है? सामाजिक अध्ययन की जो विशेषता नहीं है वो पूछी है। सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है। सामाजिक अध्ययन में ज्ञान की इकाइयों पर बल दिया जाता है। सामाजिक अध्ययन मानव तथा उसके समुदायों का अध्ययन नहीं है। सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का योग न होकर एक स्वतंत्र अध्ययन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत हो जाएगा कि सामाजिक अध्ययन है वो मानव तथा उसके समुदायों का अध्ययन नहीं है, जबकि सामाजिक अध्ययन मानव और उसके समुदायों का अध्ययन भी करता है। 49 नंबर के सवाल में पूछा है कि शैक्षणिक प्राप्ति के किस उद्देश्य के तहत एक विद्यार्थी किसी अंतर को स्पष्ट कर देता है, किसी चीज़ का वर्णन कर देता है और किसी का उदाहरण भी दे देता है और किसी चीज़ की तुलना भी वो कर देता है। तो वो ज्ञान के वो जो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, यानी कि एक किस शैक्षणिक उद्देश्य के अंतर्गत उसको माना जाएगा? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग और कौशल। तो ऑप्शन 2 नंबर है अवबोध है वो इसका सही उत्तर होगा। 50 नंबर के सवाल में पूछा है कि प्रायोजना विधि का मुख्य सिद्धांत है। प्रायोजना विधि है जो प्रोजेक्ट मेथड है उसका मुख्य सिद्धांत हमारे को पूछा है। उपयोगिता का सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण संबंधी सिद्धांत, क्रियाशीलता संबंधी सिद्धांत, उपयुक्त सभी। प्रायोजना मेथड के अंतर्गत बच्चे क्या करते हैं कि किसी कार्य को इस प्रकार से करते हैं कि वो उनके जीवन में उपयोगी साबित हो। इस उद्देश्य के साथ में करते हैं कि उससे कोई इस प्रकार का उद्देश्य निकले जिससे उस लक्ष्य के अंतर्गत पहुंचा जा सके। और सभी बच्चे हैं कि एक उद्देश्य और एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाशील होना भी जरूरी है। तो इस प्रायोजना विधि के जो जितने भी जो सिद्धांत इसमें दे रखे हैं, तीनों सिद्धांत 1, 2, 3 ये सब के सब सही हैं। तो उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
51 नंबर के सवाल में पूछा है कि कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन शैक्षणिक उद्देश्यों में स्पष्ट और विशिष्टता लाने में सहायक नहीं होता है। मूल्यांकन द्वारा छात्रों की उपलब्धि तथा दक्षता का पता लगता है और मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली के समुन्नयन, पुनर्गठन और पुनरावलोकन हेतु उपयोगी है और मूल्यांकन द्वारा शिक्षक को शिक्षण में मार्गदर्शन मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, ये इसका गलत होगा। तो यही इसका ऑप्शन नंबर 1 है, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मूल्यांकन शैक्षणिक उद्देश्यों में स्पष्ट और विशिष्टता लाने में सहायक नहीं होता है, जबकि मूल्यांकन है वो शैक्षणिक उद्देश्यों में स्पष्टता भी लाता है और विशिष्टता भी लाने में दोनों में सहायक है। शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि का अवसर उपलब्ध करवाकर ये जानना चाहता है। शिक्षक है वो जब कोई चीज़ अगर छात्रों को सिखा रहा है तो वो सिखाने के बाद में उसी बिंदु से संबंधित, उसी प्रकरण से संबंधित प्रतिपुष्टि भी लेना चाहता है। वो यहाँ पर ये पूछा है कि वो प्रतिपुष्टि क्यों लेना चाहता है उसके संबंध में। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या तो नहीं है। एक शिक्षार्थी का अध्ययन के क्षेत्र में कितना अनुभव है, पढ़ाए गए शिक्षण बिंदु को समझा है या नहीं है, शिक्षार्थी विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए तत्पर है या नहीं है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 3 नंबर होगा कि पढ़ाए गए शिक्षण बिंदु को समझा है या नहीं है, कि छात्र हैं वो जो कुछ चीज़ें, जो प्रकरण पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उसको सही तरीके से समझ रहे हैं या नहीं। इसीलिए प्रतिपुष्टि का अवसर है वो शिक्षक उपलब्ध कराना चाहता है। फिर है 53 नंबर के सवाल में कि सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कराते समय एक शिक्षक के लिए चुनौती नहीं है कि एक SST का अध्ययन कराते समय शिक्षक के सामने जो चुनौती नहीं है वो आपको बतानी है। स्थान और समय के प्रबंधन की समस्या, कक्षा का सीमित आकार, विद्यालय में बजट व संसाधनों की कमी और सामूहिक मार्गदर्शन की समस्या। तो इस प्रश्न के अंतर्गत 2 नंबर जो ऑप्शन है, कक्षा का सीमित आकार है, वो शिक्षक के लिए एक प्रकार से चुनौती नहीं है। 54 नंबर के सवाल में परीक्षा पूछताछ पद्धति की कौन सी विशेषता नहीं है। परीक्षा पूछताछ जो पद्धति है उसके बारे में यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और उसके बारे में हमारे से ये पूछा जा रहा है कि उस कौन सी विशेषता है वो नहीं है। इस प्रतिमान पद्धति का प्रयोग सभी शैक्षणिक परिस्थितियों में किया जा सकता है। इसमें छात्र सक्रिय रूप से अधिगम में भाग नहीं लेते हैं। यह पद्धति समस्यात्मक परिस्थितियों में अधिक उपयोगी होती है और इस शिक्षण प्रतिमान के प्रयोग से विद्यार्थियों में स्पष्ट और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो इसमें अलग होगा। इसमें छात्र सक्रिय रूप से अधिगम में भाग नहीं लेते हैं, जबकि परीक्षा पूछताछ पद्धति होती है इसमें छात्र सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, क्योंकि वो जैसे ही शिक्षक उनको कोई विषय पढ़ा रहा है तो वो प्रश्न पूछने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी के कारण वो सक्रिय बने रहते हैं और अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भाग लेते हैं। तो ये इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा। आगे के सवाल में 55 नंबर के सवाल में पूछा है कि एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता होनी चाहिए, कि एक अच्छा प्रश्न पत्र हम किसे कह सकते हैं। ऑप्शन 1 में है कि प्रश्न पत्र में एक ही प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होने चाहिए, प्रश्न पत्र में कठिनता पर आधारित कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, प्रश्न पत्र में विषय वस्तु की सारी इकाइयों का समावेश हो और प्रश्न पत्र में सम्मिलित सभी प्रश्न विभिन्न उद्देश्यों का मापन करने वाले न हो। तो जो राइट उत्तर होगा कि प्रश्न पत्र में विषय वस्तु की सारी इकाइयों का समावेश हो, ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही उत्तर होगा। आगे 56 नंबर के सवाल में पूछा है कि भूकंप के अंतर्गत कौन सी तरंगों की गति सबसे अधिक होती है। भूकंप में अगर आता है तो 3 टाइप की तरंगें होती हैं, P तरंगे, S तरंगे और L तरंगे। इनमें से पूछा है कि इनमें से सबसे तेज गति कौन सी तरंगों की होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 P तरंगों की गति सबसे तेज होती है। निम्न में से अनवीकरण संसाधन कौन सा है। अनवीकरण संसाधनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मानव के द्वारा उपभोग किए जाने वाले वे खनिज जो लगातार उनके दोहन के कारण वो खत्म हो जाते हैं और उनको वापस बनने के लिए करोड़ों वर्ष का अगर समय लगे तो ऐसे खनिज हैं वो अनवीकरण संसाधन के अंतर्गत माने जाते हैं। तो हमारे को ये इन ऑप्शनों के अंतर्गत ये देखना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन के अंतर्गत अनवीकरण संसाधन की बात लिखी हुई है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। तो सही उत्तर प्राकृतिक गैस होगा। 58 नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से कौन से कथन सुसंगत हैं। सही कथनों का चयन करना है हमारे को। 1 से 7 अक्टूबर तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन होता है। देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा में स्थापित किया गया। मिट्टी के अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु क्रीपिंग डेथ कहा जाता है और स्वतंत्रता के पश्चात 1974 में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई। अवनाली का अपरदन से उत्खात भूमि स्थलाकृति बन जाती है। तो इसमें सही कथन है उनका हमारे को चयन करना है। तो ऑप्शन 1 में देर का है कि ऑप्शन 1 में नहीं, जो कूट 1 है उसमें देर का है कि 1 से 7 अक्टूबर तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन होता है। 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह का आयोजन होता है, इसलिए ये तो गलत है। फिर दूसरा है कि देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा में स्थापित किया गया, ये सही बात।
मिट्टी के अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु क्रीपिंग डेथ भी कहा जाता है, ये भी सही है। स्वतंत्रता के पश्चात 1976 में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई, ये गलत है। स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी। अवनालिका अपरदन से उत्खात भूमि बेडलैंड स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी भूमि का, तो ये सही है इसमें। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका राइट उत्तर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 सवाल आपके तैयार हो चुके हैं। आगे 59 नंबर में है बालूरेत के टीले अर्धचंद्राकार टिब्बे कहलाते हैं। बालूरेत के अर्धचंद्राकार टिब्बे हैं वो क्या कहलाते हैं? छत्रक शैल, अनुदैर्घ्य टीले, लोइस निक्षेप, बरखान। तो सही उत्तर बरखान होगा, बरखान इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेगिस्तान में जो अर्धचंद्राकार बालू के टीले बन जाते हैं उनको बरखान कहते हैं। निम्न सारणी फर्स्ट को सारणी द्वितीय से मिलान करना है। सारणी फर्स्ट है वो उसका सेकंड से हमारे को मिलान करना है। एक साइड में दिया रखा है कि पृथ्वी का जलीय भाग कितना परसेंटेज है, पृथ्वी का स्थल भाग है वो कितना परसेंटेज है, सीप किला दर्रा कहाँ से गुजरता है और काराकोरम दर्रा है वो कहाँ से गुजरता है। तो पृथ्वी का जो जलीय भाग है वो 71.7% है। पृथ्वी का स्थलीय भाग है वो 28.3% है। सीप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य से गुजरता है और काराकोरम दर्रा है वो कश्मीर और तिब्बत के मध्य से गुजरता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर। 2 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा, CDAB। तो इस तरह से आपके ये कुल 60 प्रश्न आए हैं और मैं आपको ये प्रश्न पत्र कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उसमें मैं सुधार कर सकूं। और आपके द्वारा दी हुई सलाह ही मेरे लिए शिरोधार्य होगी और मेरे द्वारा पूरे से पूरा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले जितने भी जो वीडियो होंगे उसमें अच्छे स्तरीय प्रश्न और आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न है वो मैं लेकर आऊँगा, जैसा कि इस पेपर के अंतर्गत मैं लेकर आया हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको शीघ्र मिल सकें। और नेक्स्ट जो आने वाले जो वीडियो हैं वो मैं शीघ्र लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।